Yes, good morning to all of you. In last lecture, we have already studied how to find particular integral when function is exponential, constant, or a to the power x form, right? Now, in this lecture, we will learn how to find particular integral when function is hyperbolic. In this regarding, case number second states that if function is sine hyperbolic x or cos hyperbolic x, then particular integral is defined by 1 upon f of d into sine hyperbolic x or cos hyperbolic x, right? For that hyperbolic function, we substitute d square is equal to a square in the auxiliary equation. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक एक्स जिसकी पावर 1 ही है, राइट। और दो फंक्शन आते हैं यहाँ पे तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं चाहिए, मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स ऐसा फंक्शन आता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करके दोनों फंक्शन को आपको सेपरेट करना है, मतलब दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आपको लाना पड़ेगा, तभी ये हाइपरबोलिक फंक्शन का केस लगा के आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए कंपल्सरी आपको सब्स्टिट्यूट करना है डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। लेकिन कब तक यह सब्स्टिट्यूशन करना है, जब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल में से कैपिटल डी चला नहीं जाता, डिफरेंशियल ऑपरेटर चला नहीं जाता, तब तक ये प्रोसीजर करनी है, राइट। इस रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने कि हाइपरबोलिक फंक्शन आता है या सर्कुलर फंक्शन आता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, कौन से भी कैटेगरी का फंक्शन रहने दीजिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एफ ऑफ डी की वैल्यू एफ डैश ऑफ डी की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि सपोज फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखा जाता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, राइट। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए मुझे पास सब्स्टिट्यूशन है कि डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर रखनी है, कहाँ पे, दिए हुए ऑक्सिलरी इक्वेशन में। सपोज इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इस डी स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या डालना है, ए स्क्वायर। तो मुझे इक्वेशन मिलेगा ए स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी उस फॉर्म में, राइट। लेकिन वैल्यू रखने के बाद ये डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए स्क्वायर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी बार वो 0 आता है। इफ सम केसेस एफ ऑफ ए स्क्वायर इज 0, देन हाउ टू राइट पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला। तो फॉर दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइंड बाय x अपॉन एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। मतलब मैंने डी स्क्वायर की वैल्यू किस इक्वेशन में रखी थी, ये स्टेप नंबर 1 में रखी थी यहाँ पे, राइट। तो इसके न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इस एफ ऑफ डी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल दिया, मतलब एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर या एफ डैश ऑफ डी, क्योंकि डी का इक्वेशन नहीं मेरा डी स्क्वायर का इक्वेशन, इसलिए एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर कंसिडर मैंने यहाँ पे किया है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वी गेट x अपॉन एफ डैश ऑफ ए स्क्वायर इनटू फंक्शन, राइट। इन हियर एफ डैश ऑफ ए स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर से जो डिनोमिनेटर आ जाएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन फिर से मेरा 0 आ गया, मतलब एफ डैश ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है, तो फिर से पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा कि पहले अगले सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया था, न्यूमरेटर में x था तो उसको मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर मिलेगा, और f डैश की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ डी स्क्वायर। मतलब सेकेंड टाइम मेरा केस फेल हो रही है, इसलिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, थर्ड टाइम मेरा केस फेल हो जाएगा तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लिखना है, फोर्थ टाइम केस फेल होती है तो फोर्थ डेरिवेटिव लिखना है, उस अकॉर्डिंग आपको न्यूमरेटर चेंज करते जाना है। फर्स्ट टाइम केस फेल होती है तो x से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड टाइम होता है तो x स्क्वायर, थर्ड टाइम होता है तो यहाँ पे x क्यूब आने वाला है। फिर से अभी एफ डबल डैश ऑफ डी स्क्वायर आ गया, उसमें मैं डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर रख रही हूँ, तो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ऑफ ए स्क्वायर इनटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, राइट। हियर आल्सो एफ डबल डैश ऑफ ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सपोज एफ डबल डैश ऑफ ए स्क्वायर भी 0 आ रहा है, तो हाउ टू राइट द पर्टिकुलर इंटीग्रल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एफ डबल डैश ऑफ ए स्क्वायर इज 0? यस, बोलिए। x cube divided by f triple dash of d square. Right. In x cube f triple dash of d square, we substitute d square is equal to a square. Again, we get f triple dash of a square is 0. Then how to find a particular integral?
for f triple dash of a square is 0. Yes, f triple dash of a square is 0. So what is the formula for particular integral? Yes, can anyone tell me? समझ में आ रहा है कि नहीं ये स्टेप्स कैसे करनी है आपको? देखिए यहाँ पे f डबल डैश ऑफ a स्क्वायर 0 आ रहा है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिया x क्यूब अपॉन f ट्रिपल डैश ऑफ d स्क्वायर, और इसमें d स्क्वायर की वैल्यू हम a स्क्वायर रख रहे हैं, तो यहाँ पे f ट्रिपल डैश ऑफ a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये f ट्रिपल डैश ऑफ a स्क्वायर 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 0 आ रहा है, सपोज दे रहा है f ट्रिपल डैश ऑफ a स्क्वायर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप? बोलिए। यस यस ऋषभ। x raised to 4 upon fourth derivative of f of a square. X raised to 4 fourth derivative of the f of d, right? F of a. Yes, correct. Our fourth derivative at point a is a square is 0, then the particular integral is defined by x raised to 5 upon fifth derivative of f of d. Clear everyone? ये जब तक करना है, कब तक करना है ये सारी चीजें? जब तक आपका आंसर में से कैपिटल डी चला नहीं जाता, ये सारी स्टेप प्रोसीजर आपको करनी है। एनी डाउट इन दिस रिमेम्बरिंग पार्ट? यस, जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे ये रूल्स आपको और क्लियर हो जाएंगे। ऑलरेडी केस 1 में हमने ये देखा है कि डिनोमिनेटर 0 आता है तो x से मल्टीप्लाई करके दिए हुए इक्वेशन का डेरिवेटिव, फिर से केस फेल होती है तो एक्स स्क्वायर अपॉन डबल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, फिर से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो एक्स क्यूब अपॉन एफ ट्रिपल डैश ऑफ डी स्क्वायर, फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो एक्स रेज टू 4 अपॉन फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ डी। इस तरीके से आपको फॉर्मूला रिफ्रेम करना है, राइट? सिमिलरली ऑन द सेम लाइन वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। जहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स है वहां पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स लेके भी यही प्रोसीजर आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन रहे इसमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए जिस सब्स्टिट्यूशन के लिए जो सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हो, राइट? लेकिन आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको चेंज करना है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके फाइन। ये एक मेथड होगी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक एक्स ही फंक्शन रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग मेथड भी है, दैट इज अनदर मेथड। तो उस मेथड में क्या करना है, सपोज दिया हुआ फंक्शन साइन हाइपरबोलिक के फॉर्म में या कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्म में आता है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दैट साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। So we know that the formula for sine hyperbolic a theta is equal to e raised to a theta minus e raised to minus a theta whole divided by 2, and cos hyperbolic a theta is equal to e raised to a theta plus e raised to minus a theta divided by 2. Using these two formulae, we write sine hyperbolic x as e raised to x minus e raised to minus x divided by 2, and cos hyperbolic x can be written as e raised to x plus e raised to minus x divided by 2, right? मतलब मैंने हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मुझे सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल के सब्स्टिट्यूशन यूज करने हैं। तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल आता है तो सब्स्टिट्यूशन क्या है आपका कि डी की वैल्यू मुझे ए सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला लर्न नहीं था, मुझे साइन हाइपरबोलिक एक्स का सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का सब्स्टिट्यूशन क्या है कि डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर रखो। मतलब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो साइन हाइपरबोलिक का सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करिए या साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से वहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करिए और उस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर एवरीवन? सेकेंड मेथड क्या है? यस यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? ओके फाइन। तो ये सारी प्रोसीजर पहले लिख लीजिए, फिर बाद में हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। केस नंबर सेकेंड, these are some basic formulae that are used for solving the particular integral। जैसे कि मैंने फंक्शन दिया आपको साइन हाइपरबोलिक
x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। दो फंक्शन आ रहे हैं और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन जब दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूला, दैट इज साइन हाइपरबोलिक a प्लस b प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। जैसे कि कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक आता है तो उसका फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक आता है, मतलब जब दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, फंक्शन दिया है साइन हाइपरबोलिक क्यूब x, तो पावर 3 है, मुझे पावर 1 ही चाहिए थी, तो पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास 1/4 इन ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक h थीटा, राइट। जैसे कि मैंने फंक्शन दिया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो स्क्वायर होने की वजह से पीआई नहीं निकाल सकते आप, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये लर्न नहीं होता आपको, तो इस कॉस हाइपरबोलिक थीटा को आप स्प्लिट कर सकते हैं, कॉस एच थीटा इंटू कॉस एच थीटा, राइट। तो कॉस एच थीटा इंटू कॉस एच थीटा कंपेयर विथ कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, वी गेट a and b is equal to theta. Substitute a and b in this right hand side, we get cos hyperbolic theta plus theta, that is 2 theta, cos hyperbolic 2 theta plus cos hyperbolic theta minus theta, तो theta minus theta 0 हो जाएगा, cos hyperbolic 0, तो we know that cos hyperbolic 0 is always 1, यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। मतलब ये फॉर्मूला भी लगाते हो आप वहां पे तो आंसर वही मिलने वाला है 1 प्लस cos hyperbolic 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे ये फॉर्मूला लर्न हो या ये फॉर्मूला, कौन से भी एक फॉर्मूले से आप उसकी पावर रिड्यूस कर सकते हो दिए हुए फंक्शन की, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूले जिसका आपको यूज करके पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंप्लीफाई करना, ये ऑलरेडी आपने एग्जाम फॉर्मूले देखे हुए अप टू 12th स्टैंडर्ड या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ चुके हो, तो एक बार सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले किस किस चैप्टर के लिए आपको यूज होने वाला है, जेड ट्रांसफॉर्म चैप्टर है आपके पास, लैपलास ट्रांसफॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं होते तो कौन सा भी टॉपिक आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये बेसिक है उस चैप्टर के हर टॉपिक आपको लर्न करने के लिए, राइट। तो ये फॉर्मूले भी आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए, 2 मिनट दे रही हूँ आप सबको मैं। In this regarding case number 2, the example is solve d2y by dx square plus 4y is equal to sine hyperbolic 2x, right? For solving this non-homogeneous linear differential equation, first we write given example as it is, that is d2y by dx square plus 4y is equal to sine hyperbolic 2x. You can observe that in this equation, the differential term is present, d by dx, right? So instead of this differential term, we write capital D. After substituting this substitution, we get the given equation become d square plus 4 of y is equal to sine hyperbolic 2x, and this equation can be called as equation number 1, right? In this equation 1, auxiliary equation कौन सा है, d square plus 4, तो equation को compulsory equal to 0 लिख दीजिए, तो we get d square plus 4 is equal to 0, and now we solve this equation by using some logic, some tricks, right? तो d square plus 4 is equal to 0 को आप कैसे लिख सकते हो, d square is equal to minus 4, क्योंकि ये plus 4 जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो plus 4 का क्या होने वाला है, minus 4. Now we taking the square root on both sides, we get under root of d square is equal to under root of minus 4, and here under root of minus 4 can be written as root 4 into root minus 1, and we know that square root of 4 is 2 and root minus 1 is I, so roots are plus minus 2i, and these roots can be written as d is equal to 0 plus minus 2i, and these roots are imaginary roots, and when we compare these imaginary roots with alpha plus minus I beta, we get alpha is equal to 0 and beta is equal to 2, and we know that the formula for the complementary function when roots are imaginary, that time complementary function is defined by e to the power alpha x, right? तो अल्फा की वैल्यू कितनी मेरी 0, तो यहाँ पे लिख दिया e to the power 0x इन ब्रैकेट c1 cos बीटा x है, तो बीटा की वैल्यू मेरी यहाँ पे 2 आ रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया c1 cos 2x प्लस c2 sin बीटा, फिर से बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, we get sin 2x. In this step, we know that the value of e raised to 0x is 1.
So the complementary function becomes c1 cos 2x plus c2 sin 2x. This is the complementary function of the given linear differential equation. यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी? Clear everyone? How to find complementary function? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you. Now we find the particular integral. मैंने ऑलरेडी बोला है कि दो मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए जब दिया हुआ फंक्शन हाइपरबोलिक रहेगा. तो उसमें से हम फर्स्ट मेथड देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है. कौन से भी एक मेथड से आप आंसर लिख सकते हो फाइनल एग्जाम में, राइट. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइंड बाय 1/f of d into function. In that formula, we substitute the value of f of d. We know that f of d is nothing but polynomial in d, that is auxiliary equation, and this auxiliary equation is always present in the left hand side of the given linear differential equation. तो check it कि linear differential equation में राइट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इक्वेशन दिया है. तो कौन सा है वो d square plus 4 है. तो f of d की जगह पे मैंने लिख दिया d square plus 4. f of x मीन्स फंक्शन जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा. तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड आपकी साइन हाइपरबोलिक 2x. तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x लिया है. और आपने अभी केस नंबर सेकेंड का स्टेटमेंट देखा कि जब हाइपरबोलिक फंक्शन आता है और उस हाइपरबोलिक फंक्शन की पावर 1 होती है तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन है कि डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर रखना है. लेकिन ए कहाँ से मिलेगा? तो जो भी फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक 2x उसको कंपेयर करिए साइन हाइपरबोलिक ax के साथ. तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 2. a की वैल्यू 2 मिल रही है लेकिन मुझे a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा. मतलब इक्वेशन में जहां कहीं पर भी डी स्क्वायर होगा उसके जगह पे क्या लिखना है आपको? 4 लिखना है. और ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद डिनोमिनेटर 0 ना आए, राइट. तो आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो अब यहाँ पे अभी चेक करें कि डी स्क्वायर रखने के बाद मेरा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है. तो pi इज इक्वल टू 1/डी स्क्वायर के जगह पे 4 प्लस 4 एज इट इज है इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x भी एज इट इज है. 4 प्लस 4 की एडिशन 8 आ जाएगी. तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन 8. दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन फंक्शन इज हाइपरबोलिक फंक्शन, राइट. कि फिर हाइपरबोलिक फंक्शन का डायरेक्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज किया है. लेकिन मुझे साइन हाइपरबोलिक के लिए सब्स्टिट्यूशन लर्न नहीं है, याद भी नहीं आ रहा है. लेकिन मेरे पास दूसरी मेथड है, जब हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है. तो उसका सेकेंड मेथड है कि फिर से मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उस फॉर्मूले में एफ ऑफ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फंक्शन भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट. लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है, मुझे सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला लर्न है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं. तो साइन हाइपरबोलिक ए थीटा आता तो उसको लिख सकते हैं आप ई रेस टू ए थीटा माइनस ई रेस टू माइनस ए थीटा डिवाइडेड बाई 2a, राइट. तो ए की वैल्यू क्या है? तो साइन हाइपरबोलिक ए थीटा कंपेयर विद साइन हाइपरबोलिक 2x, तो वी गेट a इज इक्वल टू 2. Substitute in this right hand side, a is equal to theta a is equal to 2 and theta is equal to x, क्योंकि एग्जाम्पल मेरा x में है. तो we get e to the power 2x minus e raised to minus 2x upon 2. मतलब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x को आप ऐसे लिख सकते हो e raised to 2x minus e raised to minus 2x divided by 2. यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो 1/2 है वो बाहर ले रहे और 1/d square plus 4 से अंदर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दे रहे. So we get 1/2 in bracket 1/d square plus 4 into e raised to 2x minus sign as it is 1/d square plus 4 into e raised to minus 2x, right. pi के अंदर एक ही टर्म दिखाई दे रही थी, अब मैंने टर्म सेपरेट कर दिए, राइट. तो टर्म सेपरेट कर दिए तो उनके फंक्शन भी सेपरेट हो गए और अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है. तो फर्स्ट पार्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि फंक्शन कौन सा आपका e raised to 2x है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है? d इज इक्वल टू a है. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी? 2 है, क्योंकि e raised to 2x कंपेयर विद e raised to ax, तो वी गेट a इज इक्वल टू 2. तो पहले पार्ट में जहां कहीं पर भी d आता है तो d की जगह पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है. फॉर सेकेंड पार्ट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2 है, क्योंकि e raised to minus 2x कंपेयर विद e raised to ax, we get a is equal to -2. तो जहां कहीं पर भी d आता है वहां पे आपको -2 सब्स्टिट्यूट करना है फॉर सेकेंड पार्ट, राइट. और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज है, 1/d का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, e raised to 2x भी एज इट इज है.
माइनस साइन कीप एज इट इज, 1 अपॉन डी स्क्वायर है, सेकेंड पार्ट के लिए डी की वैल्यू -2 है, तो आई एम राइटिंग हियर -2 होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, फंक्शन भी एज इट इज है, राइट। अभी इसको तो सिर्फ खाली सिंप्लीफाई करो, राइट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या लिखना है मुझे 4, -2 का स्क्वायर भी क्या आने वाला है 4 ही आने वाला है। तो दोनों पार्ट में डिनोमिनेटर में 4 + 4 दिखाई दे रहा है, उनकी एडिशन करोगे तो डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, राइट। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की एडिशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा e⁻² माइनस e⁻² होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सिर्फ 1/8 जो है वो मैं बाहर ले लेती और 1/2 अंदर कर देती, दोनों का मीनिंग सेम ही है, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/8 इन ब्रैकेट e⁻² माइनस e⁻² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं अभी फिर से फॉर्मूला यूज कर रही हूँ कि एक्सपोनेंशियल को मैं हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे e⁻² माइनस e⁻² अपॉन 2 को लिख सकते हैं आप साइन हाइपरबोलिक 2x यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। e⁻a माइनस e⁻a थीटा डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो उसके जगह पे आपको क्या लिखना है साइन हाइपरबोलिक a थीटा, यहाँ पे मैंने गलती से x लिख दिया तो यहाँ पे थीटा है, राइट। तो साइन हाइपरबोलिक a थीटा आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, थीटा की जगह पे x है। मतलब मैंने सेकेंड मेथड भी अप्लाई करके एग्जाम्पल सॉल्व किया है, तो मेरा वही पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर आ रहा है जो फर्स्ट मेथड के लिए आया था। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कुछ एग्जाम्पल के लिए हद तक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि फंक्शन ही चेंज है, वहां पे साइन हाइपरबोलिक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है कि दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आने वाला है, और कुछ एग्जाम्पल के लिए सेम नहीं आने वाला। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, हर एक स्टेप आपकी चेकआउट करेगा कि एक्सपोनेंशियल है तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगली स्टेप क्या है, कैलकुलेशन क्या आता है, और फाइनली आप पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर क्या लिखते हो। क्लियर एवरीवन। यहाँ पे मुझे 2 तरीके के किया है, दोनों भी सेम मिले, और फाइनली मुझे क्या लिखना पड़ता है हर एक एग्जाम्पल का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर integral. In that general solution formula, we substitute the CF and PI and we get the required general solution like C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus sin hyperbolic 2x divided by 8. Clear everyone? This first example, how to solve the linear differential equation, how to find complementary function. Yes. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। आ रहा है ध्यान में सब स्टेप्स? यस मैम। ओके, साइड में जो मैं फॉर्मूले लिखते जा रही हूँ वो फॉर्मूले आप सबको लर्न करने हैं कि कौन से फॉर्मूले कहाँ पर यूज हो रहे हैं। यस, तो ये एग्जांपल लिख लीजिए आपके नोटबुक में, और लिखते समय कहीं पर भी दिक्कत आती है तो पूछ लीजिए। यस, द सेकेंड एग्जांपल इज सॉल्व d³ + 1 ऑफ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में प्लस है, इसलिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटू आता साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x, तो पहले मुझे ये राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ती है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, राइट। तो दिया हुआ एग्जांपल मैंने एज इट इज लिखा है। इन दैट इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। सॉल्व दिस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, जो सुटेबल होगी उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे d³+1 को हम लिख सकते हैं d³+1³ एंड दिस d³+1³ कंपेयर विद a³ + b³, so we get a is equal to d and b is equal to 1, and here we know that the formula for a³ + b³ is equal to a plus b in bracket a square minus ab plus b square, right? So in this right hand side we substitute the value of a and b, so we get a is equal to d, b is equal to 1, तो we get d+1 into a square है, मतलब d square करना पड़ेगा क्योंकि a की वैल्यू d है आपकी, माइनस a into b, तो a की वैल्यू d, b की वैल्यू 1, d into 1 is d, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर is 1. Using this formula, instead of this equation, I am writing here d+1 into d square minus d plus 1 is equal to 0. Now we equating each bracket to 0, we get d+1 is equal to 0 and d square minus d plus 1 is equal to 0. When we solve this first equation, that is d+1 is equal to 0, we get d is equal to -1, right?
But this second equation is quadratic equation. For solving quadratic equation, we need quadratic formula. Because here simple method factorization is failed, right? So we use the quadratic formula, and we know that quadratic formula is d is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac whole divided by 2a. In that quadratic formula, we substitute the value of a, b, c, and here we know that how to find out the ABCs. So a is coefficient of first term, so d square का coefficient 1 है, d means coefficient of middle term, तो middle term minus d है, माइनस डी का कोएफिशिएंट आता है आपका -1 और कांस्टेंट टर्म है आपकी 1, तो एबीसी की वैल्यू है आपकी 1 -1 and 1. Substitute all these values in the quadratic formula, we get minus of d की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, क्योंकि d की वैल्यू -1 है, -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 1 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, so here a is 1, right? And we know that minus of -1 या minus into -1 का multiplication 1 plus minus under root of -1 whole square is 1 and multiplication of 4 1 1 is 4 whole divided by 2 as it is लिख दिया. Here 1 minus 4 is -3, so I am writing here d is equal to 1 plus minus 3 upon 2. Here root -3 can be written as root 3 into root -1, and in this step square root of 3 is root 3 ही आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, एंड रूट -1 इज ऑलवेज आई. यहाँ पे सिर्फ हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है उसको सेपरेट करेंगे, हर एक न्यूमरेटर के टर्म को सेपरेट कर देते हैं. तो d इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू आई, राइट? So thus the roots are d is equal to -1 and 1/2 plus minus I root 3 upon 2. There are two roots. Out of these two roots, first root is different and second root is imaginary. So tell me, what is the formula for complementary function when roots are real and different? Can anyone tell the answer of this equation? Yes, what is the formula for the function roots are real and different? Yes. Yes. What is the formula when roots are real and different? Yes. C1 e raised to x, C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x and so on. Yes, plus C3 e raised to m3x plus and so on. And what is the complementary function when roots are imaginary? Yes. E raised to alpha. In bracket C1 cos beta x plus C2 sin beta x. So tell me the complementary function for these two roots. What is the answer for complementary function when roots are -1 and 1/2 plus minus I root 3 upon 2? Yes. CF. Yes. CF equal to C1 into a raised to power -1x Yes. plus a raised to power 1/2x in bracket C3 cos C3 आएगा क्या? plus C2 cos 3 by x Yes. plus C3 sin root 3 upon 2x, right? So according that roots, I am writing here complementary function C1 e raised to -1x plus e raised to 1/2x in bracket C2 cos root 3 upon 2x plus C3 sin root 3 upon 2x. Now we find particular integral by using formula 1 upon f of d into function. In that formula we substitute the f of d. F of d is polynomial and polynomial is given dq plus 1 and function is sin hyperbolic x plus cos hyperbolic 2x, right? अभी हम क्या करें, 1 upon dq plus 1 से ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेपरेट कर देंगे ये स्टेप. So we get 1 upon dq plus 1 into sin hyperbolic x, middle sign as it is a 1 upon dq plus 1 into cos hyperbolic 2x. फिर से यहाँ पे pi1 मिलेगा, pi2 मिलेगा, सेपरेट करके एग्जाम्पल सॉल्व करो या एट ए टाइम भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इन दोनों सेपरेट को इंडिकेट कर देंगे, दैट इज pi1 pi2. एंड फर्स्ट वी सॉल्व pi1 एंड देन वी सॉल्व pi2. एडिशन ऑफ pi1 pi2 वी गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखा pi1 plus pi2, सपोज कंसिडर एज इक्वेशन ए, राइट? इन इक्वेशन ए फर्स्ट वी सॉल्व pi1. तो pi1 क्या है, फर्स्ट पार्ट दैट इज 1 upon dq plus 1 into sin hyperbolic x है, राइट?
तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x का फंक्शन है, तो वी नो दैट द सब्स्टिट्यूशन फॉर अ हाइपरबोलिक फंक्शन इज d square is equal to a square, and when we compare sin hyperbolic x with sin hyperbolic x, so we get a is equal to 1. That means we substitute d square is equal to 1 square, that is 1. लेकिन यहाँ पे d क्यूब प्लस 1 फंक्शन है, d क्यूब के अंदर d स्क्वायर प्रेजेंट है, तो इस d क्यूब को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू d, एंड इन दैट इक्वेशन we substitute d square is equal to 1. So we get 1 upon 1d plus 1, और 1d का मीनिंग है d. After substituting we get 1 upon d plus 1 into sin hyperbolic x, right? सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आया, लेकिन d प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, राइट? d जब तक चला नहीं जाता डिनोमिनेटर का, तब तक मुझे पीआई सॉल्व करते ही जाना है. लेकिन मेरा यहाँ पे कैपिटल d है सपोज, तो 1 by d रहता तो वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, और यहाँ पे कैपिटल d इंटू हाइपरबोलिक फंक्शन आता है, तो वी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. लेकिन मेरा डिनोमिनेटर में d नहीं है, d प्लस a है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला when function is in the form of 1 upon d plus a into function? How to solve it? When function is in the form of 1 upon d plus a into function, कौन सा फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करोगे आप? क्योंकि यहाँ पे d प्लस 1 है, मेरा हाइपरबोलिक फंक्शन है यार. हाइपरबोलिक फंक्शन कहता है कि d स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन मेरे इक्वेशन में d स्क्वायर है ही नहीं है, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको एग्जांपल को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जहाँ पे 1 अपॉन d प्लस a इंटू फंक्शन आता है, तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप? व्हाट इज द फॉर्मूला? ऑलरेडी आपने आपके नोटबुक में लिख लिया है, वो फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका है, मैंने लिख के दिया आपको. 1 अपॉन d प्लस a इंटू फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस a इंटू d माइनस a अपॉन d माइनस a इंटू फंक्शन. यहाँ पे हम रैशनलाइज फैक्टर का यूज करेंगे. समझ में आ रहा है आपको? यूजिंग रैशनलाइज फैक्टर 1 अपॉन d प्लस 1 का रैशनलाइज फैक्टर क्या आ जाएगा? d माइनस 1, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय d माइनस 1 to the 1 upon d plus 1. So we get pi is equal to 1 upon d plus 1 into d minus 1 upon d minus 1 into sin hyperbolic x. ये स्टेप समझ में आ रही है क्या सबको? क्यों लिखा मैंने ऐसा? Yes? Yes ma'am. सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर d प्लस 1 था, मुझे d स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी. यहाँ पे d स्क्वायर नहीं है, सिर्फ खाली d है, तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया 1 अपॉन d प्लस a इंटू फंक्शन के जगह पे. तो a की वैल्यू 1 मिल रही है और फंक्शन मिल रहा है आपको साइन हाइपरबोलिक x. जब 1 अपॉन d प्लस a आता है, तो d प्लस a का रैशनलाइज जो भी फैक्टर आता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है. लेकिन मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में d प्लस 1 है, तो d प्लस 1 का रैशनलाइज फैक्टर d माइनस 1 है, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया d माइनस 1 से, और बाकी का स्टेप एज इट इज लिखा है. अभी सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे. तो 1 न्यूमरेटर में क्या क्या दिख रहा है? 1 एंड d माइनस 1, तो उनका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू d माइनस 1, d माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 इंटू फंक्शन एज इट इज, राइट? तो यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 है, कंपेयर विथ a प्लस b इंटू a माइनस b. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b इंटू a माइनस b? यस, हाउ टू राइट a प्लस b इंटू a माइनस b एज A square minus b square. राइट. तो ये अगली स्टेप आ जाएगी मेरी, d माइनस 1 एज इट इज लिखा, d प्लस 1, d माइनस 1 को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 1 यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट? अभी आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में मेरा d स्क्वायर आ गया और फंक्शन हाइपरबोलिक है. तो हाइपरबोलिक के फंक्शन के लिए d स्क्वायर जहां कहीं पर भी आता है, मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक x को साइन हाइपरबोलिक x के साथ कंपेयर करोगे तो वी गेट a इज इक्वल टू 1. तो अभी इसमें जहां जहां पर d स्क्वायर था वहां पे मैं डाल रही हूँ 1. तो वी गेट यहाँ पे d माइनस 1 में d स्क्वायर नहीं, इसलिए वो टर्म एज इट इज लिख दी. डिनोमिनेटर के पोजीशन में d स्क्वायर के जगह पे मैंने 1 डाल दिया, तो वी गेट 1 माइनस 1 इंटू फंक्शन एज इट इज. डिनोमिनेटर में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1 माइनस 1 का कैलकुलेशन करोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, राइट? लेकिन मुझे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, या पर्टिकुलर इंटीग्रल में कहीं पर भी कैपिटल D नहीं होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, मतलब मेरी केस फेल हो रही है. कितने बार फेल हो रही है? एक ही बार फेल हो रही है. तो एक बार मेरा केस फेल होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? बोलिए. मैंने अभी पहले स्लाइड में अपन ने देखे
कि जब केस फेल होती है या डिनोमिनेटर 0 आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे केस एक बार फेल हो रही है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या लिखना है? बोलिए। 1/f of d into f of x. f of x 1/f of d। तो मेरा एक बार into function. हाँ इंटू फंक्शन, तो एक बार मेरा केस फेल हो रही है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई x भी करना है, राइट। सेकेंड टाइम केस फेल होती है तो x स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखना है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि मैंने डी स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी। कौन से स्टेप में रखी? इक्वेशन 1 में रखा है, राइट। इक्वेशन 1 में डी स्क्वायर की वैल्यू 1 रखने के बाद मेरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में जो भी न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई बाय x कर देना है और डिनोमिनेटर का सिर्फ खाली डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू d, राइट। तो मैंने न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया d-1, लेकिन न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक बार मेरी केस फेल हो चुकी है। सेकेंड टाइम होती तो मुझे x स्क्वायर लिखना पड़ता है यहाँ पे, राइट, और डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता डिनोमिनेटर का। लेकिन मेरा एक बार ही केस फेल हो रही है तो न्यूमरेटर को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 1 का जो भी डिनोमिनेटर है d स्क्वायर माइनस 1 उसका डेरिवेटिव निकाल दिया विथ रिस्पेक्ट टू d। तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? 2d, और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? 0। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ खाली 2d आ रहा है इनटू साइन हाइपरबोलिक x एज इट इज लिखा से एज इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तक समझ में आ रहा है? मैंने पी कैसे निकाला यहाँ तक? यस, सबको समझ में आ रहा है कि केस फेल होने के बाद मैंने पी का फॉर्मूला कैसे लिखा है? यस, ओके फाइन। लेकिन अभी भी मेरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आंसर में से कैपिटल डी चला ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे डी है और मेरा फंक्शन हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक कहता है कि डी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अभी डी स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिना सब्स्टिट्यूशन के भी मैं अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे x बाय x अपॉन 2 है, उसको बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा? d-1 अपॉन डी इंटू फंक्शन एज इट इज है। ब्रैकेट में जो भी पार्ट है वो सेपरेट कर दीजिए, तो d-1 अपॉन डी को लिख सकते हैं आप d अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी, राइट, और फंक्शन एज इट इज है। यहाँ पे d अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस डी 1 माइनस 1 अपॉन डी इंटू फंक्शन। अभी ये जो फंक्शन है इस ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी गेट 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन डी इंटू साइन हाइपरबोलिक x। तो फॉर्मूले लिस्ट में आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा कि जहाँ पे 1 अपॉन डी इंटू फंक्शन आता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 1 अपॉन डी के जगह पे मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिया। फंक्शन कौन सा है आपका? साइन हाइपरबोलिक x है, x में फॉर्म है इसलिए मैंने dx से इंटीग्रेट करूंगी। तो वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, तो बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन आता cos हाइपरबोलिक x अपॉन a विथ माइनस साइन, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज माइनस कॉस हाइपरबोलिक x। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है? cos x। साइन x का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? cos x, और साइन x का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos x। तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी रहता है, तो साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x आता, और साइन हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है आपको? पॉजिटिव ही लिखना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाता है cos हाइपरबोलिक x। लेकिन सर्कुलर फंक्शन आता है तो माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा हाइपरबोलिक है इसलिए हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रेशन रहो या डेरिवेटिव रहो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने cos हाइपरबोलिक x। और फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 लिखा है x अपॉन 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x माइनस cos हाइपरबोलिक x। यहाँ तक समझ में आ रहा है पहला पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला है? किसी को डाउट? कुछ डिफिकल्टी है? सब स्टेप समझ में आ रहे? मैंने सिर्फ यहाँ पे हाफ पोर्शन निकाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का PI1, राइट। अभी हम PI2 देखेंगे। तो PI2 जो इक्वेशन A है आपका, इक्वेशन A में PI2 आप किसको इंडिकेट कर रहे हो? 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x को। तो यहाँ पे मैंने PI2 लिख दिया 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। फिर से यहाँ पे मैं डी क्यूब को लिख सकती हूँ डी स्क्वायर इंटू डी,
राइट। और यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसलिए डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू अभी चेंज है क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक 2x को आप कॉस हाइपरबोलिक x के साथ कंपेयर करोगे तो वी गेट a इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, मतलब जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे 4 रखना है आपको, राइट। So after substituting we get pi2 is equal to 1 upon 4 into d plus 1, that is 1 upon 4d plus 1 into cos hyperbolic 2x, right। मेरा अभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन है, डी स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मेरा डिनोमिनेटर किस तरीके का है, d प्लस a के फॉर्म में है। तो जब डिनोमिनेटर d प्लस a के फॉर्म में आता है तो सॉल्व दिस स्टेप बाय यूजिंग रैशनलाइज फैक्टर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4d प्लस 1 है, तो 4d प्लस 1 का रैशनलाइज फैक्टर क्या आना है, 4d माइनस 1। तो 4d माइनस 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए और फंक्शन एज इट इज लिखिए। और सिमिलरली जैसे pi1 सॉल्व किया वैसे pi2 सॉल्व करना है, 1 इंटू 4d माइनस 1 हो जाता है 4d माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 4d प्लस 1 इंटू 4d माइनस 1 लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, फंक्शन एज इट इज है। हियर वी यूज द फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर। तो a मतलब मेरा 4d है, 4d का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो वी नो दैट द 4d का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16d स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मेरा 1 आ जाएगा। बाकी की सारी स्टेप एज इट इज है। सपोज दिस इक्वेशन कॉल एज इक्वेशन नंबर 1 फॉर pi2 के लिए, राइट। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए फिर से मैं डी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी 4 and after substituting d square is equal to 4 we get 4d minus 1 divided by 16 into d square है, तो d square की वैल्यू 4 है, माइनस 1 एज इट इज लिखा क्योंकि न्यूमरेटर में देखोगे तो d है, d स्क्वायर नहीं है, मुझे d स्क्वायर की वैल्यू रखनी थी, तो यहाँ पे d मैंने एज इट इज लिखा है। तो वी गेट 4d माइनस 1 अपॉन 16 इंटू 4 माइनस 1, तो 16 इंटू 4 का कैलकुलेशन 64 आ जाएगा। यहाँ पे 64 माइनस 1 का कैलकुलेशन 63 लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये 1 अपॉन 63 जो ब्रैकेट में है उसको बाहर ले लिया और बाकी का पार्ट बचा आपका 4d माइनस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब इस कॉस हाइपरबोलिक 2x से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट 1 अपॉन 63 इन ब्रैकेट 4d इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x इज कॉस हाइपरबोलिक 2x, राइट। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कैपिटल D इंटू फंक्शन है, so what is the formula for capital D into function? What is the meaning? D into function? Yes, tell me. What is the meaning of capital D into function? Yes, can anyone tell me? Derivative of function. Yes, capital D into function आता है, so we use the formula D into function is equal to derivative of a function with respect to x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे d इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x को हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x और बाकी का पार्ट यहाँ पे मैंने एज इट इज लिखा है। d बाई डी एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x मतलब कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कॉस एच थीटा का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का कि कॉस एच थीटा रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखना है साइन एच थीटा, लेकिन थीटा मेरा 2x है, 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो सामने मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब cos h 2x का डेरिवेटिव आ जाता है 2 sin हाइपरबोलिक 2x और बाकी का पार्ट एज इट इज। हियर 4 into 2 का कैलकुलेशन करोगे तो 8 आ जाएगा, दैट मीन्स pi2 इज 1/63 इन ब्रैकेट 8 into sin हाइपरबोलिक 2x माइनस cos हाइपरबोलिक 2x, ये हो गया आपका pi2, राइट। कॉल एज इक्वेशन सी। आपने pi1 को दिया था इक्वेशन नंबर बी और pi2 को दिया इक्वेशन नंबर सी और मेन pi का आपका इक्वेशन नंबर ए था, तो इक्वेशन ए में आप इक्वेशन बी एंड सी सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट मीन्स वी सब्स्टिट्यूट pi1 एंड pi2 इन इक्वेशन ए, वी गेट रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे pi1 का आंसर था आपका x/2 sin हाइपरबोलिक x माइनस cos हाइपरबोलिक x प्लस pi2 का आंसर है 1/63 इन ब्रैकेट 8 sin हाइपरबोलिक 2x माइनस cos हाइपरबोलिक 2x। ये रिक्वायर्ड आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। फाइनली आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन, दैट इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी डाउट इन दिस एग्जांपल नंबर 2? समझ में आ रहा है कि कैसे CF निकाला, pi1, pi2 and finally how to write the general solution of the given linear differential equation. Yes, clear everyone?
Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है? सबने हाँ या ना में आंसर दीजिए मुझे। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए बीच बीच में। यस, थैंक यू। तो अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके नोटबुक में लिख लीजिए।